So students, welcome to AIP Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 2 principles of management. आज की क्लास की वीडियो में हम क्या करेंगे? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने हेनरी टेलर के प्रिंसिपल्स और उनकी टेक्निक्स को पढ़ा था और आज की क्लास की वीडियो पढ़ेंगे हम हेनरी फ्योल के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सा पिछला रिकैप कर लेते हैं। तो देखो हेनरी टेलर जो थे उनका जो क्या काम था, उनकी जो मैनेजमेंट से संबंधित जितनी बातें थी वो थी वर्क के कि मैनेजमेंट जो किया जाए वो काम का कैसे किया जाए। तो उसमें हमने कई सारे मेथड पढ़े, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम डिफरेंस पीस ऑफ वैल्यू सिस्टम, इस तरीके से। तो आज की क्लास की वीडियो में स्टार्ट करेंगे हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स। ठीक है, इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं जिन्होंने क्या किया है, काम का बंटवारा तो किया ही किया उनके लिए। फिर हमने किया जो हमारे पीपल्स हैं उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाए, तो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क यानी कि हर एक काम का क्या होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी हर एक पर्सन की। जब हर एक पर्सन की हम कैपेबिलिटी को जानते होंगे तो वो पर्सन भाई इतना काम कर सकता है, तो उसी हिसाब से उसके वर्क को डिवाइड कर दिया जाए, डिवीजन कर दिया जाए, जिससे क्या हो हमारी मैनेजमेंट अपग्रेड हो। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क आता है। उसके बाद आते हैं हम ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा आता है हमारा ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए इसका मतलब ये होता है कि सम अथॉरिटीज ऐसी होती हैं, लाइक हम ले लेते हैं टॉप मैनेजमेंट, जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास की वीडियो। तो टॉप मैनेजमेंट क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट को डिजाइन कर देती है और मिडिल लेवल मैनेजमेंट को दे देती है कि भाई आपको ऐसे मैनेजमेंट करवाना, उसका ये काम होता है। पर उसका ये काम भी है कि जो उसने मैनेजमेंट डिजाइन की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखी कि उसका वर्क हो भी रहा है या नहीं। उसका काम इतना नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट डिजाइन करके दे दे सभी को। उसका काम ये भी है कि जो उसने मैनेजमेंट डिजाइन की है, जो उसने मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर्स को उसने वो मैनेजमेंट दी है, उस पर वो ये भी देखे कि वो मैनेजमेंट सही तरीके से चल भी रही है या नहीं। तो इसीलिए बताया गया ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। अब थर्ड टॉपिक जो आता है हमारे पास वो क्या आता है, फिर आता है हमारे पास डिसिप्लिन, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। देखिए डिसिप्लिन को आप खुद ही समझते होंगे कि अगर हम किसी भी काम के अंदर डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करेंगे तो ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हम उसके अपने गोल को अचीव कर पाए। सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है हर एक पार्ट में कि डिसिप्लिन मेंटेन हो, चाहे वो स्टडी हो चाहे वो वर्क। तो इसीलिए डिसिप्लिन रहना चाहिए हमें सभी वर्क के अंदर। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी का मतलब क्या होगा, यूनिट जो एक से ज्यादा पर्सन रहते हैं उनकी कमांड एक बेहतर पर्सन के हाथ में होनी चाहिए। यानी यूनिटी ऑफ कमांड हमारी बेहतर होनी चाहिए, जिससे क्या कर सके जो एक लीडर के नीचे जितने भी पर्सन थे वो उसकी बात को समझे और अपना जो उनके थॉट्स हैं वो भी लगे कि शायद ये मैनेजमेंट और अच्छे से तरीके से करेंगे हम तो हम अपग्रेड हो जाएंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड इज मोर ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटी फ्योर प्रिंसिपल। इसके बाद आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई चीज बनाई गई है, कोई प्रिंसिपल बनाया गया है कि अगर हमें इस डायरेक्शन में काम करना है तो इसकी भी यूनिटी होनी चाहिए, इसकी भी एकता होनी चाहिए कि हमें इस डायरेक्शन के अंदर सभी को काम करना है। जिस कैपेबिलिटी से हमें डिवीजन किया गया है वर्क का उस हिसाब से हमें काम करना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल का। इसके बाद क्या आते हैं देखिए, इसके बाद आते हैं हमारे सब ऑर्डिनेट्स ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो लिखिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। देखिए इसका मतलब ये है कि हर एक काम के अंदर हर एक पर्सन का अपना एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। जब खासकर जब जब हमें ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, जब हम ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे अगर उसमें एक पर्सन का मन नहीं है वो काम करने का, या फिर वो काम कर रहा है उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्या कर सकेंगे, हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकेंगे। अगर कर लिया तो काफी कम चांसेस रहेंगे अपने गोल को अचीव करने के। तो इसीलिए बताया गया है कि हर एक पर्सन का एक अपना स्पेसिफिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को परफॉर्म करता है। यानी कि जितने पर्सन उस काम में काम कर रहे हैं तो उस मतलब ऑथोरिटी में काम कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, उनका हर एक पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट होना चाहिए।
तभी हमारी क्या कर सकेगी, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट बढ़ सकेगा। तो ये आता है हमारा 6th पॉइंट। और 5th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए रेम्यूनरेशन मतलब ये कुछ ऐसी चीज होती है, ऐसी कैटेगरी होती है जो कि एम्प्लॉय की सैलरी मिलती है उसको। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी काम के लिए अपने एम्प्लॉय को भेजा 10,000 रुपए लेकर, बट वहाँ काम जो हुआ 15,000 रुपए का हुआ, तो 5,000 रुपए एम्प्लॉय वहां पे अपने खर्च करने से मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे कंपनी देगी पैसे। अगर कंपनी का ये भी एक दायित्व बनता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज जो खर्चा उनको दिया जा रहा है उससे अगर खर्च कर रहे हैं बिजनेस के काम में, तो उनको वो स्पेसिफिक अमाउंट जरूर दिया जाए। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी हमारा क्या करता है, एमपी फ्लोइड प्रिंसिपल को इफेक्ट करता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद हमारा आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए इसका मतलब ये रहता है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इन द सेंस, यानी कि अगर मैं कोई मैनेजमेंट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने मैनेजमेंट बनाई कि भाई ये मैनेजमेंट इस तरीके से रन करनी चाहिए, राइट। और फिर मैंने अगर ये मैनेजमेंट अपने आगे वाली यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को पहुंचा दी कि आप इसे आगे भेज देना, ऐसी मैनेजमेंट काम होनी चाहिए। तो ये तो काम रहा किसका, डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। यानी कि क्या हो, हम मैनेजमेंट बड़ा बना तो रहे, बट उसको अपने आगे वाली टीम के ऊपर छोड़ रहे हैं कि भाई आप भी करवा देना, आप भी करवा देना, आप भी करवा देना। तो उससे क्या होता है, हमारी मैनेजमेंट खराब हो जाएगी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक मैनेजमेंट रहे, सभी के बीच में रहे, और जो वो मैनेजमेंट बना है वो सभी उसके ऊपर वर्क करे। तो ये सेंट्रलाइजेशन होती है, और ये बेस्ट पॉइंट होता है हमारा हर एक मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से रन कर। सेंट्रलाइजेशन आता है और डिसेंट्रलाइजेशन। आई होगा भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन होगा। अब बात करते हैं कि स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि कभी कभार क्या होता है कंपनी में, अगर हम डायरेक्ट बात करना चाहें उसके ओनर से, कोई एम्प्लॉय है वो डायरेक्ट बात करना चाहता है ओनर से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। लाइक वो मैनेजर से बोलेगा, मैनेजर से आगे बोलेगा डायरेक्टर से, डायरेक्टर से आगे बोलेगा, तो इससे कई सारा लंबा प्रोसेस चल रहा है एक छोटी सी बात करने की। तो स्केलर चेन का निर्माण किया गया, वो इन्होंने किया है हेनरी फ्योल ने। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे त्रिकोण है, ठीक है, इस वाले पर्सन को यहाँ जाना है, ए पार्ट से बी पार्ट पे जाना है, तो उसको इतना पार्ट घूम के जाना पड़ेगा। अगर कोई इमरजेंसी है और हम कोई ऐसे डिस्कशन करना चाहते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो एक स्केलर चेन वर्णन किया गया, हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं इससे। आर कॉल्ड स्केलर चेन, ठीक है। तो आपके समझ में आया होगा आई होप। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो मिलता है हमें वो क्या मिलता है, स्केलर चेन का और इक्विटी, ठीक है। और इक्विटी के बाद लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, स्टेबिलिटी और इंटाइटिविटी। फोर्थ आता है हमारा एस्पिरिटी ऑफ, एस्पिरिट, ठीक है। तो ये 14 कुछ प्रिंसिपल्स हैं हमारे। अब देखिए ये मैंने एक साथ क्यों लिख दी, क्योंकि इन सभी का मतलब जो है सेम ही है ज्यादातर लगभग, और इनके मतलब भी आपको समझ में आ रहे होंगे। लाइक ऑर्डर, कोई बेहतर ऑर्डर की तरह काम करना, एक बेहतर लीडर की तरह काम करना, ये मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको। फिर आता है इक्विटी, यानी कि हर एक काम में इक्विटी होना मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट। फिर आता है स्टेबिलिटी, यानी सभी स्टेबल रहे तभी हमारी मैनेजमेंट वर्क कर पाएगी। फिर आती है इंटाग्रिटी एंड एस्पेक्ट ऑफ, इसका मतलब ये रहता है कि हम ग्रुप की एक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए उनके काम को एक अच्छा प्रोग्रेस बताएं, यानी कि ये नहीं सोचें कि सिर्फ मैं ये काम करूंगा तभी वो पॉसिबल हो सकता है। हम ये सोचें कि अगर मैं मेरे साथ कंपनी वो ग्रुप काम करेगा तो हम और अच्छा कर सकते। तो बुक के अंदर इसको एक स्लोगन भी दिया गया है, मी एंड, ठीक है, मैं और हम। तो जब हम अकेले काम करेंगे तो इतना बेटर नहीं हो सकता, नहीं कर पाएंगे। जब वी के तौर पे काम करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम उसको और अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या करा है, के सारे प्रिंसिपल्स को कवर किया। आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपके नहीं हो क्लियर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, किसी प्रिंसिपल के अंदर कोई भी डाउट हो। सो आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप इसको देखने के बाद एक बार अपनी नोटबुक में अपनी लैंग्वेज में लिखने की जरूर कोशिश करें, क्योंकि जब हम अपनी लैंग्वेज में कोई चीज देखते हैं तो वो हमें जल्दी याद रहती है और लंबे समय तक याद रहती है। ये मैंने आपको पहले भी कई सारी वीडियो में बता रखा है। सो आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक यू।